किचन में खाना बनाते हुए अम्मी ने मुझे आवाज़ दी, सोबिया खाना बना लो जल्दी जल्दी, आज शाम को पुराने घर की सफाई करके आनी है, बहुत टाइम से बंद पड़ा है, ना जाने क्या हाल हुआ होगा, ऊपर से बारिशों का भी सिलसिला शुरू होने वाला है, इससे पहले ही टाइम निकाल कर घर की सफाई कराते हैं। जी अम्मी, बस आधे घंटे में यहाँ से फारिग होकर आती हूँ, खाना खाकर 5 बजे चलेंगे, अब्बू तो वैसे भी रात को ही आएंगे, अवैस को बता दें कि वो इधर उधर ना हो जाए, वैसे भी वो शाम को निकल जाता है दोस्तों के साथ। मैंने उनको कहा, हाँ बेटा ठीक है, मैं उसे बताती हूँ। अम्मी यह कहकर भाई के पास चली गई। मैं किचन में खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई और अम्मी अवैस भाई को बताने चली गई कि शाम को हमें पुराने घर छोड़ आए। हमारी छोटी सी फैमिली थी, मैं, भाई अवैस, अम्मी और अब्बू। हमारा पुराना घर यहाँ से थोड़ा दूर गांव में था। वो अब्बू का अपना घर था जो कभी दादा अब्बू ने बनवाया था। अब्बू का सारा बचपन वहीं गुजरा। दादा और दादी के इंतकाल के बाद हम लोग शहर आ गए क्योंकि अब्बू ड्यूटी पर चले जाते। मैं और अवैस छोटे छोटे थे। हमारा स्कूल और मदरसा दूर पड़ता था तो उनको बहुत परेशानी होती। अब्बू ने इरादा किया कि शहर में घर लिया जाए, बच्चों के लिए भी सहूलत हो जाएगी और मेरे आने जाने का मसला भी हल हो जाएगा। हमें यहाँ आए 15 साल हो चुके थे, लेकिन हम ईद मनाने गांव में ही जाते। मेरे सब बचपन के दोस्त, हमारे चच्चू और बाकी रिश्तेदार वहीं रहते थे। टाइम की तरफ देखा तो दोपहर के 3 बज रहे थे। अम्मी भाई को ले आए, मैंने खाना लगा दिया है। अम्मी और अवैस मज़े से बैठे फिल्म देख रहे थे। इतनी तेज़ आवाज़ कर रखी थी कि मेरा एक बार का कहा तो किसी ने भी नहीं सुना। मैंने गुस्से में जाकर टीवी बंद कर दिया। अवैस भाई गुस्से से कहने लगे, सोबिया ये कौन सा तरीका है, टीवी क्यों बंद किया तुमने? अच्छा जी, और जो मैंने तुम्हें आवाज़ लगा लगा कर कहा कि खाना खा लो, वो किसी को नहीं सुनता? दोनों माँ बेटे टीवी देखने में लगे। मेरा तो किसी को एहसास ही नहीं, खाना है तो आ जाओ। मैंने गुस्से से कहते हुए मुंह बनाया और अवैस उसे देख कर हंसे जा रहा था। ओ मेरी प्यारी बहन, खाना बनाया है, चलो चलकर खाते हैं। और अम्मी भी हम दोनों को देखकर खुश हो रही थी। उन्होंने प्यार से दोनों को कहा, चलो बेटा शाबाश, चलकर खाना खाते हैं। दोपहर के खाने से फारिग होकर तो मैं सोने चली गई क्योंकि पता था कि 5 बजे जाना है और रात हो जाएगी। पता नहीं कितने महीनों से हम वहाँ नहीं गए थे, बहुत फैला हुआ होगा वो घर। ये सोचते बेड पर लेटते ही नींद की आगोश में चली गई। शाम के 5:15 हो रहे थे। अम्मी जोर से आवाज़ें लगा रही थी, सोबिया उठो, सोबिया उठो। और मैं पता नहीं अपने ख्वाबों में कहाँ कहाँ घूम रही थी। अम्मी ने मुझे उठाया, बेटा चलो ना, 5:15 हो गए हैं, वापस भी आना है। फिर मैं उठी और 15 मिनट में फ्रेश होकर आ गई। भाई ने कार निकाली और हम कुछ देर बाद अपने पुराने गांव पहुंच चुके थे। अवैस तो हमें छोड़कर चच्चू वालों के घर चला गया। सब कज़न से मिलना है, तुम सफाई करो, हम करें एंजॉय। मुझे चिढ़ाते हुए निकल पड़ा। मुझे और अम्मी को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ से शुरू करें, लेकिन हिम्मत करके मैंने और अम्मी ने सफाई करना शुरू की। 3-4 घंटे के बाद वो घर देखने की हालत में आया। मैं तो थकन से चूर चूर हो चुकी थी, हालत भी इतनी गहरी हो चुकी थी। अम्मी ने कहा, चलो चची की तरफ चलते हैं, नहा धोकर कपड़े चेंज करें। अवैस ने भी अभी कॉल की है, चची ने खाना बनाया हमारे लिए और तुम्हारे बाप। मैंने दरवाजे को लॉक लगाते हुए अम्मी के साथ चची के घर चली गई। वहाँ जाकर हमने सबसे सलाम दुआ की और नहा धोकर सब खाने पर बैठ गए। सब कज़न और रिश्तेदारों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। हम काफ़ी महीनों बाद यहाँ आए थे तो चची ने दावत का इंतज़ाम किया था। बहुत मज़ा आया। खाने से फारिग होकर अब्बू वाली बैठक में बैठ गए। अम्मी वाले सब बातें कर रहे थे, हम सब कज़न भी गपशप लगा रहे थे। बैठे बैठे टाइम का पता ही नहीं चला। अब्बू को सुबह ड्यूटी पर वापस जाना था। अवैस बेटा, अपनी अम्मी से कहो देर हो रही है, चलो चलते हैं। अब्बू चच्चू से कहने लगे, ठीक है भाई, फिर मिलेंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा आज का दिन, आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, आप भी लगाइएगा चक्कर फैमिली के साथ। ये कहते हुए सब कार में बैठे। अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि मुझे याद आया, भाई को कहें कि गाड़ी घुमाएं, घर की चाबी पुराने घर में छोड़ आई हूँ मैं। अम्मी गुस्से से मुझे देख रही थी, कहने लगी,
छोड़ो, अब जाकर ताला तोड़ लेंगे। बाबा ने कहा, नहीं इतनी दूर नहीं है, चलो वापस चलते हैं। 10 मिनट बाद हम वापस घर आए। मैं गाड़ी से उतरी, मेरे साथ बाबा भी आ गए। बाबा ने लॉक खोला। मैं अब चाबी ढूंढ रही थी जो मैंने ना जाने कहाँ रख दी थी। बहुत देर तलाश के बाद एक कमरे में फर्श पर पड़ी हुई मिली जो शायद सफाई के दौरान गिर गई होगी। मैंने चाबी उठाई। जैसे ही चाबी उठाई मुझे लगा मेरे पीछे कोई है। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। जैसे ही कमरे से निकलने लगी तो मैंने सामने से गुजरता हुआ कोई साया देखा। पहले तो मैं थोड़ा डर गई। मैंने सोचा नहीं ये मेरा वहम होगा। मैंने बाबा को आवाज़ लगाई और कहा, बाबा चाबियाँ मिल गई हैं, चलो चलते हैं। बाबा आगे आगे चल पड़े, मैं उनके पीछे थी। मुझे आई और कहा, बाबा चाबियाँ मिल गई हैं, चलो चलते हैं। बाबा आगे आगे चल पड़े, मैं उनके पीछे थी। मुझे लगा कि मेरा दुपट्टा किसी ने पीछे से पकड़ा। मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। मैं जल्दी से बाबा के साथ घर से निकल आई। बाबा ने मेन गेट को ताला लगाते हुए कहा, बेटा जाओ तुम गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। और कुछ देर सफ़र के बाद हम अपने घर पहुँच चुके थे। मेरी और अम्मी की तो थकन से हालत ख़राब थी। हम न जाने कब सोए, कुछ पता न चला। सुबह नाश्ते के लिए अम्मी ने आवाज़ें लगाकर उठाया। जब मैं उठी तो बाबा तो ड्यूटी पर जा चुके थे। भाई ने भी नाश्ता कर लिया। मैंने नाश्ता किया और रात वाली बात अम्मी को सुना दी। अम्मी ने कहा, पागल हो क्या, तुम्हारा वहम होगा, मुझे तो वहाँ आज तक कोई नज़र नहीं आया। अम्मी वहम नहीं था, ऐसे जिन भूत भी होते हैं। देखो अब हमारे घर में कितने दिनों से वो बंद पड़ा है। और अपने कमरे की सफाई कर लो, बाकी काम मैं निपटा चुकी हूँ। दोपहर का खाना बना लेना। मुझे तुम्हारी खाला के घर जाना है, उनकी तबीयत काफ़ी दिन से नासाज है, ज़रा पता कराऊँ। अम्मी ने कहा और कहते हुए अपनी चादर निकाल ली। सोबिया अम्मी से पूछते हुए बोली, किसके साथ जाएंगी आप? तुम्हारे बाबा तो ड्यूटी पर चले गए, यही एक नकम्मा घर बैठा, इसी को ले जाऊंगी। उन्होंने अवैस भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे यार अम्मी, कहाँ नकम्मा, अभी कॉलेज में छुट्टियां हैं, बस इसी वजह से आपको फारिग लगता हूँ। अवैस ने मुंह बनाकर कहा। यह सुनकर सोबिया हंसने लगी। वाह मेरे नकम्मे भाई, चल चल इधर से ज़्यादा बातें ना बना, अपने काम करके जा, और हम दोपहर तक वापस आ जाएंगे, बिरयानी बना लेना मेरे लिए। अवैस ने जल भून कर कहा। अच्छा जी, जो हुक्म सरकार का, मैंने मुंह चढ़ाते हुए कहा। अम्मी हम दोनों को डांटते हुए बोली, क्या तुम दोनों ने बहस लगाई है? मैंने मुंह चढ़ाते हुए कहा। अम्मी हम दोनों को डांटते हुए बोली, क्या तुम दोनों ने बहस लगाई है? इतने बड़े हो गए हो, अभी तक नहीं सुधरे। चलो दोनों उठो और अपना काम करो। मैं अपने कमरे की सफाई करने चली गई और भाई अवैस तैयार होने चले गए। ज़रा देर बाद अम्मी और अवैस भाई खाला के घर जा चुके थे। अब मैं घर में अकेली थी और हस्बे आदत तेज़ आवाज़ में टीवी लगाकर गाने सुनते हुए अपना काम कर रही थी। मैं उस वक्त बड़े सहन में पोछा लगा रही थी। अम्मी ने पोछा लगाया तो था, लेकिन अवैस ने गीले पोछे में ही नक्शो निगार बना दिए और मुझे इस बात से सख्त चिढ़ थी। अचानक मैं शीशे के सामने गुजरी और रुककर अपने आप को देखने लगी। मैंने चेहरे पर बाल डालकर जोर से झटका और एक अदा से खुद को शीशे में देखने लगी। जब भी मैं घर में होती तो अक्सर ये बेवकूफ़ाना हरकतें करती और जी भर कर खुश होती। मैंने पीछे चलते हुए गाने के बोल दोहराकर अपने हाथ पैरों को हरकत दी के साथ डांस करने लगी। अचानक जोर से पर्दा उड़ा और मेरे मुंह से लिपट गया। मुझे एकदम लगा किसी का हाथ मेरी कमर के गिर्द लिपट गया हो। मेरा चेहरा पर्दे में लिपटा हुआ था, इसलिए मैं देख नहीं सकी कि वो जो कोई भी था उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थी। अचानक उस एहसास ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। घर में तो कोई था नहीं, तो फिर ये कौन है? किसी ने सरसराती हुई सरगोशी करते हुए मेरे कान में कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो सोबिया। उस आवाज़ में अजीब सा सहर था। मैं कुछ वक्त के लिए जैसे सुन होकर रह गई। अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और साथ ही मेरे जिस्म को ज़ोरदार झटका लगा। उसने मुझे छोड़ दिया। कुर्बत के लम्हात ने मुझे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। मैंने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे अब भी अपने जिस्म पर उस साथ का लम्स महसूस हो रहा था। लग रहा था कि अब भी वो मुझसे लिपटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उकताहट से बजते हुए फ़ोन की तरफ देखा। दिल ही दिल में ये सोच रही थी कि काश ऐसा कोई चाहने वाला मेरी ज़िंदगी में भी हो जो छुप कर मुझसे मोहब्बत करे
और मैं भी मोहब्बत भरे अंदाज को महसूस कर सकूं। शायद ये दिन रात फिल्में और ड्रामे देखने की वजह से था, या शायद उम्र के इस हिस्से में भी सभी लड़के लड़कियों में जज्बाती हिजान पैदा हो जाता है। शायद ये मेरा तसव्वुर ही था जिसने मुझे उस वक्त ये सब महसूस करवाया। ये सोचकर मैं इत्मीनान से फ़ोन उठाने चल पड़ी। फ़ोन मेरी खालाजाद बड़ी बहन का था। वो मुझसे शिकवा कर रही थी कि मैं अम्मी के साथ क्यों नहीं आई। मैंने बहाना बनाना चाहा कि मैं घर में काम कर रही थी, तो पीछे से फ़ोन मेरी खाला ने ले लिया और कहने लगी, मैंने यहाँ पर खाने का एहतमाम कर लिया है, तुम ऐसा करो कि तैयार हो जाओ, असद तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। शाम को जाते हुए भाई साहब और अपने लिए खाना पैक करके ले जाना। अवैस तो क्योंकि अम्मी अक्सर मुझे खाला के घर लेकर नहीं जाती थी, मैं अकेली घर पर रुक जाती। मैंने असद की नज़रों में अपने लिए अक्सर पसंदीदगी देखी है, लेकिन न जाने क्या बात थी कि अम्मी शायद इस बात को नज़रअंदाज करती थी और मुझे खाला के घर से हमेशा दूर रखने की कोशिश करती। मैंने जल्दी से अपना स्याह रंग का लिबास निकाला, उसके साथ मैचिंग झुमके और चूड़ियाँ भी पहन ली। अक्सर मैं और असद साथ साथ घूमने के लिए भी जाते, लेकिन उस वक्त हमारे साथ घरवाले होते और मैं ये सोच कर ही खुश हो रही थी कि मैं उसके साथ आज अकेले सफ़र करूँगी। मैं तैयार होने के लिए शीशे के सामने खड़ी थी। अचानक मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे का पर्दा ज़ोर से हिला है। मैंने एकदम पलटकर खौफजदा नज़रों से पर्दे की तरफ देखा। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक चूहा निकलकर भागा तो मैं अपने सीने पर हाथ रखकर ज़ोर से सांस लेने लगी। मेरी तो जान निकल गई थी। मैंने खूब जी भर के ज़ोर से सांस लेने लगी। मेरी तो जान निकल गई थी। मैंने खूब जी भर के आंखों में काजल लगाया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं शीशे के सामने ही खड़ी रहूं। अचानक मुझे शीशे में किसी का अक्स नजर आया। मैं बजाय खौफजदा होने के गौर से उसको देख रही थी। उसने भी मेरी तरह स्याह रंग का लिबास पहन रखा था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। अचानक उसने शीशे के अंदर से हाथ बढ़ाया और मेरे गाल को छुआ। एक सर्द लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन मैं चाहकर भी वहां से नहीं हट सकी। मुझे लग रहा था जैसे मेरा जहन उसके कब्जे में जा चुका है। दरवाजे पर जोर से दस्तक हो रही थी। न जाने कब से एकदम मेरे फ़ोन की घंटी बजी और ये तिलस्म टूट गया। मैंने घबरा कर फ़ोन की तरफ देखा और फिर शीशे की तरफ। अब वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है, लेकिन मेरे हाथ तब तक कांप रहे थे। फ़ोन असद का था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाकर हेलो कहा, वो गुस्से से तकरीबन चीख पड़ा, दरवाज़ा खोलो, कहाँ रह गई हो? गली में सब लोग अजीब नज़रों से देख रहे हैं। तुम्हें नहीं चलना तो मुझे बता दो, मैं घर वापस चला जाता हूँ। मैं फ़ोन हाथ में लेकर भागती हुई दरवाजे तक गई और दरवाज़ा खोल दिया। वो जो सख्त गुस्से में था मुझे देखकर हैरान रह गया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देखा और फिर मेरी तरफ और मुझे नरम लहजे में कहने लगा, चलो जल्दी से चादर लेकर आ जाओ, बहुत देर हो गई है, अम्मी परेशान हो जाएंगी। मैंने उससे कहा कि पानी पी लो अंदर आकर, लेकिन उसने सहूलत से इनकार कर दिया। शायद वो अकेले घर में मेरे साथ नहीं आना चाहता था, या शायद मुझे देखकर उसे कुछ खास महसूस हो रहा था। मैं कमरे में चादर लेने के लिए गई तो मेरी नज़र फिर से शीशे पर पड़ी। मैंने खौफजदा होकर जल्दी से वहाँ पड़ी चादर उठाई और गेट के ताले की चाबियाँ उठाकर फ़ौरन भाग पड़ी। मैं डरपोक नहीं थी, लेकिन न जाने मुझे खौफ महसूस हो रहा था। असद कुछ खामोश लग रहा था। मैं उससे बहुत सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दे रहा था। ये देखकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं सिर्फ उसके लिए इतना एहतमाम से तैयार हुई थी और वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। रास्ते में जैसे ही जूस कॉर्नर आया, उसने फ़ौरन बाइक रोक दी और मुझे उतरने का कहा, लेकिन मैंने गुस्से से मना कर दिया। उसने पीछे मुड़कर मुझे घूर कर देखा और मेरा हाथ पकड़कर बाइक से नीचे उतार दिया। फिर मेरा हाथ पकड़े पकड़े जूस कॉर्नर में ले गया और जूस लेकर आ गया। शायद गर्मी में आने की वजह से उसे प्यास लग रही थी और घर में भी उसने पानी नहीं पिया था। मैं खामोशी से उसके साथ जूस पीने लगी। हम लोग जल्दी से वहाँ से उठकर गांव की तरफ चल पड़े। आधे घंटे बाद हम घर पहुँचे तो दस्तरखान लग चुका था। सब लोग हमारे मुंतज़िर थे। मेरी खाला और कज़न मुझे देखकर जैसे खिल उठी, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे सख्त नज़रों से घूर कर देखा। उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था कि मैं अपनी जगह पर शर्मिंदा हो गई। मेरी खाला ने हम दोनों को एक साथ माशाअल्लाह कहा। मैं अपनी अम्मी से ज़रा दूर कज़न के साथ बैठकर खाना खाने लगी। हमारे ख़ानदान में 1-1.5 महीने तक ईद की दावतें तो चलती थी और सबके घरों में बारी बारी दस्तरखान सजता। मेरे अलावा मेरे मामू की बेटियां भी दस्तरखान पर मौजूद थी। बड़ी बेटी शमाइला ने मेरी तरफ देखकर तंज़िया अंदाज में कहा कि
آج تو لوگوں کے انداز ہی الگ ہیں، یوں لگ رہا ہے جیسے کسی دعوت پر نہیں بلکہ کسی شادی پر جانے کی تیاری تھی۔ میں اپنی جگہ کلس کر رہ گئی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ شمائلہ اسد کے پیچھے پڑی ہے، لیکن اسد اسے لفٹ نہیں کرواتا۔ اسد کی شہر میں اچھی نوکری تھی، پڑھا لکھا تھا، اس لیے خاندان کی بہت ساری لڑکیاں اور ان کی اماؤں کی کوششیں تھیں کہ وہ اسد کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیں، لیکن وہ خدا کا بندہ کسی کے ساتھ سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کرتا۔ ہم لوگ کافی دیر تک کھانا کھا کر گپ شپ کرتے رہے۔ ہم ساری کزنیں مل کر ویڈیو اور تصاویر بنانے لگے۔ میں نے اپنی سیلفی لے کر جیسے ہی اسے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے تصویر کو زوم کیا تو چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن سیاہ رنگ کا لباس نظر آ رہا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے دوسری کزنوں کی طرف دیکھا اور سوچا شاید میں نے دھیان نہیں دیا اور کسی اور کزن نے بھی سیاہ رنگ کا لباس پہنا ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میں جسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی وہ وہم نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی ایک دم سے میرے قریب تھا، حالانکہ میرے ساتھ میری خالہ کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں بھی موجود تھیں۔ ہم لوگ اس وقت چھت پر موجود تھے۔ نیچے خالہ کی آواز سنائی دی، وہ ہم سب کو نیچے آنے کا کہہ رہی تھی کیونکہ مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے چائے بھی بنا لی تھی اور ہم سب لوگ نیچے اترنے لگے تو میں سب سے پیچھے رہ گئی۔ ایک دم کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پیچھے کی طرف کھینچا۔ دن میں شیشے میں نظر آنے والا پراسرار وجود میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے چہرے سے بال ہٹائے اور پھر میرے چہرے پر جھک گیا۔ میری خالہ زاد فاطمہ بھاگتے ہوئے اوپر آئی تو مجھے دیوار کے سہارے چپ چاپ کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، صوبیہ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ نیچے چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچا تو میں اس کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگی۔ ایک دم سے میری نظر چھت کے آخر میں کھڑے نیم کے درخت پر پڑی جو کہ پڑوسیوں کے دروازے کے سامنے لگا تھا۔ اس درخت پر وہی وجود بیٹھا میری طرف ہاتھ ہلا رہا تھا۔ میں جلدی سے فاطمہ کے ساتھ نیچے پہنچ گئی۔ میرے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو چکا تھا۔ میں نے وضو کر کے مغرب کی نماز پڑھی تو مجھے کچھ دیر آرام آیا۔ میری آنکھیں بار بار جل رہی تھی۔ امی نے جب دیکھا تو میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، تم سے کتنی بار کہا ہے کہ سیاہ رنگ کا لباس نہ پہنا کرو اور نئے بال کھول کر آیا کرو، مگر تمہارے دماغ میں نہ جانے کیا چلتا ہے، دیکھو تمہیں پھر سے بخار ہو گیا ہے۔ خالہ بھی یہ سن کر فکر مندی سے میرے قریب پہنچی اور سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو بخار بہت تیز تھا۔ انہوں نے امی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، نسیم تم تو بچی کو ہر وقت ٹوکتی رہتی ہو، چلو بیٹا میں تمہاری نظر اتارتی ہوں، کوئی بات نہیں، تم پیاری لگ رہی تھی، شاید کسی اپنے کی نظر لگ گئی ہو۔ انہوں نے گہری نظروں سے یہ دیکھتے ہوئے میری ماموں زاد کی طرف گھور کر دیکھا جو اپنے چہرے کے بگڑے ہوئے تاثرات سے میری طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ خالہ کی نظریں دیکھ کر فوراً وہاں سے اٹھی اور جا کر بھائی سے کہنے لگی کہ بھائیا چلو اٹھو گھر چلتے ہیں، امی نے ویسے بھی جلدی آنے کا کہا تھا۔ میری کزن اسے روکتی رہ گئی لیکن وہ اپنی چھوٹی بہنوں کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ ان کا گھر وہاں سے قریب ہی تھا۔ خالہ نے مرچیں جلا کر میری نظر اتاری اور ساتھ میں کچھ پڑھ کر مجھ پر دم بھی کیا۔ اسد جو شاید کسی کام سے باہر جا رہا تھا جیسے ہی کمرے میں آیا اس کی نظر میرے سرخ چہرے پر پڑی۔ اس نے فکر مندی سے پوچھ کر ایک دم سے میرے چہرے پر رونق آ گئی۔ میری خالہ اور خالہ زاد بہنوں نے مسکرا کر اسد کی طرف دیکھا تو وہ کچھ شرمندہ سا ہو گیا۔ ایسے ہی میری نظر اچانک امی کے چہرے پر پڑی تو وہ سخت تاثرات کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ خالہ نے اسد کو بتایا کہ صوبیہ کو بخار ہو گیا ہے تو وہ مجھے یاد سے دوائی لینے کا کہتے باہر چلا گیا۔ اویس گاڑی لے کر آ گیا تھا۔ خالہ نے رات کو کھانے کے لیے کھانا ہمارے ساتھ پیک کر دیا اور ہم لوگ 8 بجے وہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں کھیتوں کے قریب ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ اویس نے اسد کو فون کیا تو وہ فوراً میکینک لے کر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں ہماری گاڑی ٹھیک ہوئی تو ہم لوگ گھر کی طرف چل پڑے۔ 9:15 بجے ہم گھر پہنچے۔ بابا آفس سے گھر آ چکے تھے۔ امی جلدی سے کھانا گرم کرنے چلی گئی۔ بابا ہم لوگوں سے آج کی دعوت کا حال احوال پوچھنے لگے۔ امی نے انہیں بتایا کہ مجھے بخار ہو گیا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو بیٹا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ بابا میں نے پیناڈول کی گولی لے لی ہے، اب بس سو کر اٹھوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ امی نے مجھے گرم دودھ کے ساتھ دوائی دے دی۔ میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی میں نہ جانے کب سوئی۔
जब मेरी आंख खुली तो मुझे कोई अंधेरे में महसूस हुआ कि मेरे साथ बिस्तर पर और भी कोई मौजूद है। उसके हाथ मेरे जिस्म पर घूम रहे थे। मैंने डर कर चीखना चाहा तो मेरे अलग से आवाज़ ही नहीं निकली। न जाने कितनी देर ये सिलसिला चलता रहा। अचानक कमरे की रोशनी जल उठी। अम्मी शायद अपनी आदत से मजबूर होकर सोते हुए मुझे देखने के लिए आई थी। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे जिस्म पर पड़ा हुआ वज़न मुझसे दूर हट गया। मैं फ़ौरन उठकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरा पूरा वजूद पसीने में भीग चुका था। अम्मी भागकर मेरे पास पहुंची तो मैं उनके गले लगकर रो पड़ी। अम्मी मुझे उन्हें कुछ बताने की कोशिश की लेकिन मैं बोल नहीं पाई। अम्मी ने अब्बू को भी आवाज़ देकर बुलाया। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। अब्बू अम्मी पर नाराज़ होने लगे और कहने लगे, मैंने कहा भी था कि बच्ची को डॉक्टर के पास ले चलते हैं, लेकिन आपने मना कर दिया। अब देखें बच्ची को कितनी तकलीफ़ हो रही है। बेटा तुम चलो, तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। इमरजेंसी में कोई ना कोई तो मौजूद ही होगा। अम्मी ने फ़ौरन मुझे चादर निकाल कर दी। अवैस भाई शायद सो रहे थे, इसलिए अब्बू और अम्मी मुझे लेकर खुद ही हॉस्पिटल की तरफ आ गए। रात के 2 बज रहे थे। हॉस्पिटल में बिल्कुल सन्नाटा था। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने हमें अंदर भेजा और कहा कि इमरजेंसी ड्यूटी पर सिर्फ एक ही डॉक्टर मौजूद है और वो राउंड पर निकले, आप अंदर जाकर बैठ जाएं। अब्बू अम्मी मुझे लेकर अंदर डॉक्टर की केबिन के सामने वेटिंग रूम में बैठ गए। थोड़ी देर में डॉक्टर राउंड से वापस आ चुका था। मेरी आंखें बुखार की शिद्दत की वजह से बंद थी। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और अब्बू से कहने लगा कि इन्हें थोड़ी देर में वार्ड में रखें। मेडिसिन के साथ ड्रिप भी लगा देता हूँ, जल्द आराम आ जाएगा। नर्स ने मुझे ड्रिप लगा दी। डॉक्टर ने जैसे ही आकर दोबारा से बुखार चेक करना पड़ा तो मेरी नज़र ऊपर की तरफ उठी। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो डॉक्टर वही पुरस्कार शख्स था जो सारे दिन मुझे वक्फे से नज़र आ रहा था। मैंने हैरत से अम्मी की तरफ देखा और कुछ कहने के लिए बोलने ही वाली थी कि उसने सबसे नज़र बचाकर मेरे होंठों पर हाथ रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। शायद किसी इंजेक्शन का असर था या टैबलेट का। मुझे शदीद किस्म की नींद आई। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैं अपने घर में मौजूद थी। एक ही दिन के बुखार ने मुझे बिल्कुल हिला कर रख दिया। थोड़ी देर बाद अम्मी मुझे जागता देखकर मेरी पेशानी को छू कर कहने लगी, शुक्र है बेटा तुम उठ गई हो। मैं और तुम्हारे अब्बू तो सारी रात बहुत परेशान रहे। हॉस्पिटल से तुम्हें सोते ही लेकर आए थे। तुम्हारे अब्बू तो कह, लेकिन मुझे तुम्हारी नफीस तबीयत का पता है कि तुम हॉस्पिटल में रही तो मज़ीद बीमार हो जाओगी, और डॉक्टर ने भी कहा कि बेहोशी नहीं है बल्कि तुम सो गई हो, इसलिए हम तुम्हें घर ले आए। मेरी नज़रों में रात को नज़र आने वाले डॉक्टर का चेहरा घूम गया। ये मेरा वहम था, शायद कोई हकीकत। मुझे अम्मी पकड़कर अपने साथ बाहर सहन में ले आई तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि शाम के साए गहरे हो रहे थे। मतलब मैं कल रात से अब तक सो रही थी। अम्मी ने मेरे लिए खिचड़ी बना रखी थी। वो मुझे अपने हाथ से खिलाने लगी। न जाने क्या बात थी कि मेरा बिल्कुल किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा था। अवैस भी घर पर ही था। वो मुझे देखकर बाहर आकर बैठ गया। वो काफ़ी देर तक मुझसे बात करने की कोशिश करता रहा लेकिन मैं खामोश रही। 2-4 रोज़ में मेरा बुखार उतर चुका था, लेकिन रात को मैं अक्सर ड्यूटी पर जाती। अम्मी मुझे कभी किसी से दम करवाती, लेकिन मेरी तबीयत जूं की तूं थी। ऐसे में खाला मेरा रिश्ता करा गई। अम्मी और अब्बू को इस बारे में बहुत बहस हुई। अम्मी मेरा रिश्ता किसी तौर खाला के घर नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब्बू ने उन्हें समझाया कि असद बहुत अच्छा लड़का है, वो काबिल भी है। मुझे अम्मी की बात नहीं समझ आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, हालांकि उनका खाला के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा है। मेरी तबीयत बार बार ख़राब होने की वजह से अब्बू ने अम्मी को समझाया कि अगर कहीं और रिश्ता करेंगे तो शायद वो लोग हमारी बच्ची को परेशान करें, मगर ये उसकी सगी खाला का घर है, वो ज़रूर इस बात को समझेगी और हो सकता है शादी के बाद सोबिया की तबीयत भी बेहतर हो जाए। मैं खुद उस रिश्ते की हामी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद अब मुझे शादी नहीं करनी। अम्मी को उनको हाँ में जवाब तो नहीं देना चाह रही थी, लेकिन अब्बू ने उन्हें मजबूर कर दिया और मेरा रिश्ता असद के साथ हो गया। जैसे ही मेरा रिश्ता असद से हुआ, खुद बहुत मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। अम्मी भी ये देखकर काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही थी। अब मुझे डरावने ख्वाब कम से कम दिखाई दे रहे थे। मेरी शादी खूब धूमधाम से असद के साथ हुई। मैं दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। असद भी बहुत खुश था, मेरी खाला का पूरा ख़ानदान भी, लेकिन बड़े मामू और उनकी बेटियों का मुंह बना हुआ था। वो शादी में शामिल तो थे, लेकिन उनके चेहरों से पता लग रहा था कि उन्हें इस रिश्ते की बहुत तकलीफ़ है।
शादी की रस्मों से फारिग होकर खाला ने मुझे कमरे में भेज दिया। मेरा दिल असद के नाम पर धड़क रहा था, जैसे हर लड़की के साथ होता है। मैं आने वाले खूबसूरत लम्हात के इंतज़ार में गुम थी। अचानक दरवाजे पर आहट हुई। मैंने अपना घूंघट चेहरे पर निकाल लिया। असद चुपचाप आकर मेरे बराबर में बैठ गया। मैं काफ़ी देर से उससे बात करने की मुंतज़िर थी, लेकिन वो खामोश था। उसने मेरा घूंघट उठाकर मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और बिना कुछ कहे मेरे चेहरे को छू लिया। बजाय प्यार के उसके अंदाज में बहुत ज़्यादा तरफ देख नहीं पा रही थी। अचानक मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख रंग की थी। उसकी सांसों की बजाय अजीब सी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। मैंने डर कर उसे खुद से पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने दिया। खौफ के मारे मेरी सांस रुकने लगी। अचानक मेरी नज़र शीशे पर पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे साथ बैठा वो वजूद असद का नहीं बल्कि खौफनाक शक्ल की मखलूक है। मैंने डर कर चीखना चाहा तो उसने मेरा मुंह अपने हाथ से दबा लिया और खुद ज़ोरदार आवाज़ में हंसने लगा। मैंने मदद तलब नज़रों से दरवाजे की तरफ देखा कि काश असद इस वक्त अंदर आ जाए। मैं न जाने कब बेहोश हो गई और मेरा जहन तारीकी में डूब गया। असद जब कमरे में पहुंचा तो कमरे की हालत बहुत अबतर थी। उसके दोस्तों ने उसे रोक लिया और रात के 2 बजे जब वो उनसे जान छुड़वा कर कमरे की तरफ गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसे लगा कि शायद सोबिया ने नाराज़ होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी देर वो प्यार जब वो उनसे जान छुड़वा कर कमरे की तरफ गया तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसे लगा कि शायद सोबिया ने नाराज़ होकर दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी देर वो प्यार से आवाज़ें देता रहा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला तो वो परेशान हो गया। उसने माँ और बहन को आवाज़ें देना शुरू की। घर में बहुत से मेहमान मौजूद थे। वो लोग उनसे शर्मिंदा भी थे, लेकिन सोच रहे थे कि खुदा न खास्ता कोई बात न हो गई हो। असद और उसके भाई ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ा। अचानक उनकी नज़र एक खौफनाक बिल्ले पर पड़ी जो बिस्तर से उठकर तेज़ी से खिड़की की तरफ भागा था, जो मुकम्मल शीशे की बनी थी। हैरत अंगेज तौर पर वो खिड़की तोड़ता हुआ बाहर निकला और गायब हो गया। असद का भाई तेज़ी से सीढ़ियाँ कूदता हुआ घर के बाहर भागा, क्योंकि वो खिड़की बैरूनी दीवार में लगी थी, और असद बेहोश पड़ी सोबिया की तरफ भागा। सोबिया का पूरा चेहरा बुरी तरह से जख्मी था। यूं लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उसे जख्मी किया हो। सोबिया मुसलसल बेहोश थी। उसे उठाने की बहुत बिल्ले ने हमला किया है। सब लोग हैरान थे कि इतना बड़ा बिल्ला घर में कहाँ से आया। असद का भाई काफ़ी देर बाद घर आया तो बिल्कुल गुमसुम था। सब घर वाले भी खौफजदा हो गए। वो भी 19-20 साल का था, लेकिन काफ़ी सेहतमंद था। अब उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा था। सोबिया की खाला ने उसे बहुत आवाज़ें दी। कुछ देर बाद वो खोई नज़रों से सबकी तरफ देखता रहा, फिर गिरकर बेहोश हो गया। सब लोग उस अजीबो गरीब आफत पर परेशान थे। दबी दबी सरगोशियों में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि शायद दुल्हन आसेब ज़दा थी, और तभी ये सारा मामला हुआ। सोबिया की खाला भी हैरान परेशान थी कि बिल्कुल सेहतमंद सोबिया काफ़ी दिन से हल्की फुल्की बीमार तो थी, लेकिन उसकी बहन नसीम ने उसे ये नहीं बताया कि उसके साथ कोई आसेबी मामला है। डॉक्टर सोबिया का चेहरा देखकर बहुत परेशान थे। उन्होंने जब उसके ज़ख्म साफ़ करने की कोशिश की तो उनसे खून नहीं रुक पा रहा था। बहुत मुश्किलों से उसके ज़ख्म साफ़ करने की कोशिश की तो उनसे खून नहीं रुक पा रहा था। बहुत मुश्किलों से उसके ज़ख्मों से खून रिसना बंद हुआ। वो कई रोज़ मुसलसल बेहोश रही। उसके माँ बाप भी हॉस्पिटल पहुँच चुके थे और वैस भी हॉस्पिटल में था। असद की माँ अपनी बहन नसीम से सख्त नाराज़ थी कि अगर सोबिया के साथ कोई मामला था तो उसे क्यों नहीं बताया गया। सोबिया का देवर हाशिर भी उस दिन के बाद से चुपचाप था। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने कहा कि सोबिया कोमे में जा चुकी है। हंसते बसते घर को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। शादियों की खुशियों वाला माहौल अजीब से सोगवार माहौल में तब्दील हो गया। असद की माँ ने अचानक से अपना रवैया बहुत अजीब कर लिया। वो असद को मुसलसल मजबूर कर रही थी कि वो सोबिया को फ़ौरन तलाक दे डाले। सोबिया के वालिद और उसकी अम्मी नसीम इस बात पर बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता थे। नसीम अपने शोहर से कहने लगी कि मैं इसलिए कौसर के साथ रिश्तेदारी नहीं करना पहुँचती। उनको लगता था कि असद के साथ शादी की वजह से सोबिया की तबीयत ख़राब हुई है। काशिफ साहब उनके एक दोस्त ने कहा कि फ़ौरन बच्ची को किसी रूहानी आमिल को दिखाएं। तरह तरह के लोग हॉस्पिटल में आना शुरू हुए, जिसके बारे में भी मालूम होता कि वो बहुत पांचा बुजुर्ग है। काशिफ साहब फ़ौरन उसको लेकर बेटी के पास पहुँचते, लेकिन सोबिया की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। असद की भी हालत ख़राब थी।
एक तरफ उसे सोबिया का गम था, दूसरी तरफ वो माँ की बातों से तंग आ चुका था, जो अपनी सगी भांजी को मनूस कहकर न जाने क्यों इतनी पत्थर दिल हो चुकी थी कि मुसलसल बेटे से कह रही थी कि अपनी बीवी को छोड़ दे। उन तरह तरह के रंग बिरंगे आमिलों में सिर्फ एक ने बताया कि बच्ची पर बहुत ज़्यादा ताकतवर जिन्नात का कब्जा है जो इसे होश में नहीं आने देते। सोबिया के देवर हाशिर को भी उसी बुजुर्ग को दिखाया गया तो उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई, लेकिन सोबिया का मामला अपने हाथ में लेने से वो बुजुर्ग इनकार कर गए और कहने लगे कि ये मामला मेरी पहुंच से बहुत बाहर का है। हाशिर ने माँ बाप और भाई असद को बताया कि जब मैं उस बिल्ले के पीछे बाहर भागा तो मैंने देखा कि वो बिल्ला दरख्त पर चढ़कर एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगा रहा था, जैसे बंदर उछलकर दूसरे दरख्त पर जाता है। पहले तो मैं शदीद गुस्से में था, इसलिए बात पर गौर किए बिना उसके पीछे चल पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं एक चटेल मैदान में पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बिल्ले जैसे हज़ारों बिल्ले उस मैदान में जमा हैं, जिनके कद दरख्तों से भी बड़े होते गए। वो सब जमा होकर मेरे पीछे भागने लगे और मैं एक दरख्त से टक्कर खाकर वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं बिल्कुल घर के सामने पड़ा था। मैं उठकर अंदर गया। असद की माँ तो अब किसी तौर सोबिया को घर लाने को तैयार नहीं थी, लेकिन सोबिया के वालिद अपनी बेटी को लेकर अपने घर गए। असद ने उसके लिए एक नर्स रख दी। असद और काशिफ साहब इस उम्मीद पर मुसलसल उसका इलाज करवाने की कोशिश करते कि एक दिन सोबिया बिल्कुल के माँ बाप अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अवैस के लिए रिश्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने ये जगह मशहूर कर रखी थी कि सोबिया पर मनूस किस्म की मखलूक का कब्जा है। अगर किसी ने बेटी उस घर में दी तो हो सकता है कि उसके साथ भी वही अशर हो जो सोबिया के साथ शादी की पहली रात हुआ। अवैस ये सब देखकर अपनी माँ से कहने लगा कि उसे ऐसे वहमी लोगों में अपनी शादी हरगिज़ नहीं करनी। असद भी उनके साथ रह रहा था। उसकी नौकरी पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा था, लेकिन काशिफ साहब ने उसे समझाया कि जब सारा दिन नर्स उसकी माँ के साथ होते हैं तो बेटा तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो। अवैस बैरून मुल्क चला गया। अभी उसे सऊदी अरब गए हुए एक माह हुआ था कि उसका फ़ोन आया। खुशी की वजह से उसकी आवाज़ लरज रही थी। उसने अपने बेनोई और माँ बाप को बताया कि कुछ दिन बाद वो वापस आ रहा है। वो सब लोग ये सुनकर परेशान हो गए और उससे कहने लगे कि इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। तो वो खुशी से बताने लगा कि मुझे यहाँ एक बुज़ुर्ग मिले थे जिन्होंने उम्रा करते वक्त खुद ही मुझसे ये बात कही कि उस मखलूक का वक्त अब पूरा हो चुका है, अब वो बच्ची उनकी कैद से आज़ाद हो जाएगी। अवैस ने मज़ीद बताया कि मैं उन्हें नहीं जानता। मैं दुआ करते हुए रोकर बहन की सेहत याबी के लिए बैठा दुआ मांग रहा था कि वह मुझ तक पहुँचे और मुझे ये सब बताया। सोबिया के घर में पूरे 6 साल बाद खुशी की लहर दौड़ गई। वो चंद सालों की तरह गुजरी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि अब घर में मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात होने लगे। सोबिया की माँ और असद ने अब मिलकर और भी ज़्यादा सोबिया के पास बैठना शुरू कर दिया, क्योंकि खौफ के मारे उसकी नर्स भी उसे छोड़कर भाग गई। कभी बैठे बिठाए घर में आग लग जाती और कभी शदीद किस्म की बदबू फैल जाती। कभी सारी रात बहुत सारी बिल्लियों के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती, मगर किसी को नज़र न आती। सोबिया के जिस्म को अब बहुत बुरी तरह से झटके लगते और बेहोशी के बावजूद वो चीख पड़ती। असद ने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली थी। वो हर वक्त सोबिया के पास बैठकर मुख्तलिफ आयात पढ़ता, उस पर दम करता। ऐसा करने से वो काफ़ी पुरसुकून हो जाती। उस रोज़ जुम्मे का दिन था जब अवैस पाकिस्तान पहुंचा। उसके साथ बुजुर्ग भी थे। उनके घर पहुंचते ही अजीब वाक़या हुआ कि हर तरफ से बिल्लियाँ निकलकर घर से भागने लगी। शाम का वक्त था। वो सहन में बैठे थे। अवैस और असद ने मिलकर 6 साल से कोमे में पड़ी सोबिया को उठाकर व्हील चेयर पर लाकर बुजुर्ग के सामने बिठा दिया, जिनका नाम रहमान शाह था। उन्होंने अपने थैले से एक चाकू निकाला और उठकर सोबिया के इर्द गिर्द घूमते हुए 7 चक्कर लगाकर कुछ पढ़कर चाकू को ज़मीन पर गाड़ दिया। पुख्ता टाइल लगे फर्श में चाकू लगा देना। घरवाले एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। नसीम बेगम के दिल में एक उम्मीद से जिंदा कि शायद मेरी बच्ची अब नींद से बेदार हो उठे, और वो दिल ही दिल में खुदा से दुआएं करने लगी। फिर उन्होंने मज़ीद 2 दायरे बनाए। एक दायरे में सोबिया के घरवालों को खड़े होने का, खुद जाकर बैठ गए। वो पढ़ाई कर रहे थे। जिस वक्त उनका दम ख़त्म होता वो दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से पढ़कर सोबिया के ऊपर फूंक मारते। ये अमल उन्होंने 3 बार दोहराया कि अचानक से सोबिया की आंखें खुल गई। ये देखकर नसीम बेगम अचानक एक गलती करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐन वक्त पर असद और अवैस ने उनको दोनों बाजू से पकड़कर दायरे के अंदर रोक लिया। वो भागकर बेटी के पास जाना चाहती थी। कुछ देर वो ख़तरनाक तासुरात के साथ उन बाबा जी की तरफ देखती रही। फिर खौफनाक आवाज़ में बोली, मुझे इस लड़की से दूर करने की कोशिश कर रहे हो?
शौक से कर लो, लेकिन तुम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। ये कहकर वो जिन ज़्यादा ज़ोर से हंसने लगा। रहमान शाह उसकी बात सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, बरखुरदार ज़रा देर ठहरो, खुद ही मालूम हो जाएगा कि कौन किसके मुकाबले में ज़्यादा टिक पाता है। ये कहकर वो गरजदार आवाज़ में पढ़ाई करने लगे। दूसरी तरफ वो जिनज़ादा कभी सोबिया को तकलीफ़ पहुंचाता तो कभी कोई तकलीफ़। ये देखकर अवैस और असद का गुस्सा में पढ़ाई करने लगे। दूसरी तरफ वो जिनज़ादा कभी सोबिया को तकलीफ़ पहुंचाता तो कभी कोई तकलीफ़। ये देखकर अवैस और असद का गुस्से से बुरा हाल था। एक दो बार उन्होंने दायरे से कदम रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अजीब मंजर देखा कि सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए बहुत सारे जिन्नात दायरा बनाकर रहमान शाह के गिर्द भी खड़े, और साथ ही उन दोनों दायरों के बाहर भी वो काफ़ी तादाद में खड़े। वो जिनज़ादा बहुत बेचैन हो रहा था और बढ़ बढ़ कर रहमान शाह पर हमले की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी नादानी की वजह से कैद हो चुका था। शायद खुद को बहुत ताकतवर समझता था, इसीलिए अपने घुमंड में वो सोबिया को छोड़कर नहीं गया। जिस कमरे में सोबिया रहती वहाँ से बिल्ले निकल निकल कर सोबिया के सामने कतार में बैठ गए। ये सोचकर सोबिया पर कब्जे वाला जिन एक बार फिर जोर से हंसने लगा। रहमान शाह जलाली अंदाज में कहने लगे, तूने इस बच्ची को पिछले 6 साल से बीवी बनाया है और तूने इस पर इस कदर जुल्म। जिनज़ाद फिर से हंसने लगा और कहने लगा, मैं इसको अपने साथ बांध चुका हूँ, ख़ास समाउस की रातों में अमल करके। मैं चला भी गया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये नींद से बेदार होगी। दूसरी बात यह कि कभी छोड़कर जाने वाला नहीं। इस बार अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। इसमें मेरा पूरा कबीला मेरे साथ है मेरी मदद करने। उसके ऐसा कहते ही वो बिल्ले बिल्लियाँ इसी तरह बोलने लगे कि कानों के पर्दे शोर से फटने के करीब हो गए। उनकी गुर्राहट चीख चिंगार से ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ चिल रहा हो। असद और अवैस के चेहरे पर शदीद परेशानी थी। नसीम बेगम ने दिल पर हाथ रखा और काशिफ साहब का बस नहीं चल रहा था कि वो जाकर बेटी को खौफनाक अफरीत के कब्जे से आज़ाद करवा ले। रहमान शाह दोबारा तेज़ आवाज़ में सूरह जिन की तिलावत करने लगे। फिर उन्होंने हज़रत सलमान का ख़त दोहराया। ऐसा करते ही बहुत तेज़ रोशनी हुई और एक जिन ज़्यादा वहाँ ज़ाहिर हुआ। उसकी आमद पर वो बिल्ले बिल्लियाँ खामोश हो गए और डर कर खौफ से सिमटने लगे। अब सोबिया के अंदर मौजूद वो शैतान जिन डर कर खौफ से सिमटने लगे। अब सोबिया के अंदर मौजूद वो शैतान जिन ज़्यादा भी काफ़ी खौफजदा था। रहमान शाह ने उस जिन से मुखातिब होते हुए कहा, फरजाम, इस वक्त मामला तुम्हारे उस्ताद की इज्जत का है। इस बदबख्त काले साए को इस बच्ची से दूर कर दो। मैंने इसे प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, लेकिन ये नाफरमान सरकशी पर उतरा है। इसके साथ ही इसके कबीले के बागी जिन्नात भी इस बच्ची को परेशान करने के लिए इसके साथ मिल गए। मैंने तुम्हें वादी जिन से इसीलिए बुलाया है कि इनमें से कोई बचना नहीं चाहिए। फरजाम का कद काफ़ी लंबा था। उसे देखकर हैबत महसूस हो रही थी। उसने सर झुकाकर रहमान शाह को सलाम किया, फिर खतरनाक तेवरों से जिन्नात की तरफ बढ़ा। उसे देखते ही कुछ बिल्ले बिल्लियाँ असली हैबत में ज़ाहिर होने लगे। वो खौफनाक शक्लों के जिनज़ादे और जिनज़ादियाँ थी। उनके बीच लड़ाई होने लगी। हर तरफ धूल और धुंध छा गई। फरजाम उन्हें उठाकर पटक रहा था। उसके हाथ में मौजूद लकड़ी का अस्सा आग के शरारे फेंक रहा था, बनकर रोड़ रहे थे। फरजाम ने अस्सा रखकर सोबिया के गिर्द खींची हुई लकीर पर जैसे ही घुमाया, वहाँ हर तरफ आग जल उठी। सोबिया ने खौफनाक अंदाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके अंदर मौजूद जिनज़ाद धुआं बनकर उसके जिस्म से निकला और दायरे में चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। वो बहुत खौफजदा था। फरजाम ने आहिस्ता से बेहोश पड़ी सोबिया को उठाया, उसके ख़ानदान वालों के पास रखा। नसीम बेगम उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे होश दिलाने की कोशिश कर रही थी। सोबिया पर मुसलसल जिनज़ाद आर्यान के जिस्म को अब बुरी तरह से आग में लपेट चुकी थी। अब वो रहमान शाह और फरजाम से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन रहमान शाह उसे माफ़ करने के हक़ में नहीं थे। ज़रा देर बाद उसका पूरा वजूद आग की नज़र हुआ और बहुत बड़े धमाके के साथ उसका जिस्म फट गया। उसकी राख हवा में उड़कर बिखर गई। एकदम से वहाँ छाई गर्दो गुबार और हवा का शोर थम गया। वहाँ पड़े दूसरे जिन्नात के जिस्म भी गायब हो चुके थे। अब फरजाम अपनी अबद तब्दील कर चुका था और सामने ही खड़ा था। सफ़ेद रंग के खूबसूरत लिबास में मलबूस उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कोई रोशनी उसके अंदर से फूट रही थी। वो चलता हुआ सोबिया के पास पहुंचा और अपना हाथ सोबिया के हाथ पर रखकर कुछ पढ़ने लगा। सोबिया के जिस्म को ज़ोरदार झटका लगा। उसके मुंह से स्याह रंग की कोई चीज़ निकलने लगी। काफ़ी देर तक ऐसा होता रहा। जैसे जैसे उसके जिस्म के अंदर से वो स्याह माए निकल रहा था, वो अपनी आंखें खोल रही थी। ज़रा सी देर में वो उठकर बैठ गई। रहमान शाह भी अब उनके करीब खड़े थे। उन्होंने अपने थैले से निकालकर एक सुनहरी रंग का महलूल फरजाम के हाथ में थमाया। वो उसने सोबिया को पिलाना शुरू कर दिया।
جب تک آریان اس کے جسم کے اندر تھا وہ ایک نارمل لڑکی لگتی، لیکن اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ فرجام نے جیسے ہی محلول پلایا صوبیہ کی حالت میں کافی بہتری آ گئی۔ اس نے جب فرجام پر اور رحمان شاہ پر نظر ڈالی تو سمٹ کر بیٹھ گئی۔ رحمان شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹی اب تم بالکل نارمل ہو، ٹھیک ہو، پریشان ہونے، ڈرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم ایک خوشگوار زندگی گزارو گی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں تو بہت ہی کالی دنیا میں موجود تھی، میرے ہر طرف وہ خوفناک بلائیں گھومتی رہتی ہیں، میں یہاں کیسے آ گئی؟ رحمان شاہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، بیٹا اب ان کا خاتمہ ہو چکا ہے، تم اپنے گھر والوں کے پاس واپس پہنچ چکی ہو، شکر ہے خدا کا کہ میں ٹھیک ٹائم پر تم تک پہنچ گیا۔ اب وہ سب لوگ بہت زیادہ خوش اور پرسکون تھے۔ انہوں نے رحمان شاہ اور فرجام کا بہت شکریہ ادا کیا۔ رحمان شاہ فرجام کو اور کاشف کو لے کر ان کے پرانے گھر چلے گئے اور اس گھر کو بھی اس مخلوق سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دی۔ کاشف صاحب کو نصیحت کی کہ اس گھر کو دوبارہ کبھی ویران نہیں چھوڑیں، اگر یہاں نہیں رہنا تو اس کو کسی کو بیچ دیں۔ رحمان شاہ صوبیہ کو ایک بہت خوبصورت لاکٹ دے کر گئے جس میں خوبصورت پتھر لگا ہوا تھا اور کہنے لگے، بیٹا اسے خود سے دور مت کرنا، جب اللہ تمہیں اولاد دے دے تو یہ اتار کر اس کے گلے میں پہنا دینا۔ کاشف اور اویس نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ دن ان کے ساتھ رہیں، لیکن وہ فرجام کے پاس واپس چلے گئے۔ کاشف صاحب نے اپنا شہر والا گھر بیچ دیا اور خود اپنی بیٹی، داماد اور بیوی کے ساتھ گاؤں کا پرانا گھر آباد کر لیا۔ اویس واپس سعودی عرب چلا گیا۔ 1 سال بعد اللہ نے صوبیہ کو نہایت خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ صوبیہ نے وہ لاکٹ اس کے گلے میں پہنا دیا اور اس کا نام احمد رکھا۔ گاؤں کے لوگ اب بھی اس سے خوف زدہ ہوتے ہیں، لیکن اسد اپنی بیوی، بچوں اور ساس سسر کے ساتھ بہت اطمینان بھری زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی ماں نے 1-2 بار اسے واپس لے جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ جنہوں نے مشکل وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا